नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को लिया हुआ है। यहाँ पर हमें कुछ बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं जिन्हें हमें उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि सार्वगुणनखंड कैसे पहचानते हैं और यहाँ पर हम उसका उपयोग करके इन्हें गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पहले ही आपको सिखाया हुआ है वितरण का नियम। वितरण के नियम में क्या होता है, यदि आपके पास a गुना b प्लस सी है तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। ये जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त किया हुआ है और ये जो है योग के रूप में व्यक्त किया हुआ है। यहाँ आप a और b को पहले गुणा करते हैं, a और c को फिर गुणा करते हैं और उन दोनों के गुणनफल को आप जोड़ देते हैं। जबकि यहाँ पर आप b और c को जोड़ते हैं और फिर उसे a के साथ गुणा करते हैं। और यदि मोटे तौर पे आप देखें तो वास्तव में यहाँ पर दो टर्म्स a और b प्लस सी का गुणन हो रहा है, या आप कहें कि a और b प्लस सी को आप गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ए बी प्लस ए सी के गुणनखंड जो है वो है a गुना b प्लस सी। देखिए, यदि मैं नंबर लेके समझाऊं तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है। यदि आप 2 गुना 5 धन 4 करें तो इसे आप लिखते हैं 2 गुना 9 या 9 दूनी 18, ठीक है। और या आप इस 2 को ब्रैकेट के अंदर वितरित कर दें तो ये हो जाता है 2 गुना 5 धन 2 गुना 4, और बॉडमास लगा के आपको पहले इसे हल करना होगा और साथ ही साथ आप इसे भी हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 धन 4 दूनी 8 और इसका मान भी होता है 18, ठीक है। तो यही वितरण का नियम है। इसमें हमने 5 और 4 को पहले जोड़ के फिर उसे 2 के साथ गुणा कर किया है और यहाँ पर हमने 2 को 5 धन 4 के ऊपर वितरित कर दिया है। तो ये हो जाता है 2 गुना 5 धन 2 गुना 4 और ऐसे भी हल करने से हमें सेम आंसर ही मिलता है, ठीक है। तो यही जो नियम है वितरण का नियम, इसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। इसे ही हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। ये वितरण का नियम जो है, चूंकि हमें यहाँ पर गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन टर्म्स को, इन व्यंजकों को व्यक्त करना है, मतलब कि इस वितरण के नियम को हम यहाँ से यहाँ उल्टा उपयोग में लाएंगे और उसमें हमें a जो है, जो कि इन दोनों ही टर्म्स में सार्वगुणनखंड है, उसे पहचानना है और फिर उसे कॉमन लेके इस रूप में लिखना है। तो हम प्रश्न लेते जाएंगे और उन्हें हल करते जाएंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो है 7x प्लस 42। 7x को आप लिख सकते हैं 7 गुना x, फिर हमारे पास ये धन का चिन्ह है, और 42 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। और यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये 7 जो है दोनों ही टर्म्स में गुणनखंड के रूप में मिलेगा। तो ये इस फॉर्म में हो गया a गुना b a गुना c, ठीक है। जहाँ पर a जो है वो 7 के बराबर है तो आप इस 7 को कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से आपको मिलेगा x, उसके बाद ये प्लस साइन और ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो 7x प्लस 42 जो है वो बराबर है 7 गुना x प्लस 6 के। तो इसे जब हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना x प्लस 6, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वो है 6p माइनस 12q। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना p माइनस 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना q। और यहाँ पर फिर से आप ध्यान से देखें तो 2 गुना 3 जो है दोनों ही टर्म्स में उपस्थित है, तो इस 2 गुना 3 को आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से आपका बचेगा p, फिर ये माइनस का चिन्ह और यहाँ आपको मिलेगा 2 गुना q, या ये हो जाएगा 2 तिया 6 गुना p माइनस 2q के। अच्छा, अगला जो प्रश्न है वो है 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो ये हो जाएगा 7 गुना a धन 2 गुना 7 गुना a। यहाँ पर दोनों ही जगह से आप 7 गुना a जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो 7a आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आपका बचेगा a, फिर प्लस, फिर ये 2। और अगले प्रश्न में है हमारे पास है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 4 चौक 16 होता है, 4 पंचे 20 होता है, एक z यहाँ पर है और यहाँ पर 3z है। तो वास्तव में मैं यहाँ से सीधे सीधे लिख सकती हूँ, 4z को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर अंदर बचेगा 4 चौक 16 और ये ऋणात्मक है, मतलब माइनस
4 और z मैंने यहाँ पर पहले ही कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर z नहीं आएगा, प्लस 4 5 20 मतलब कि 5 और यहाँ पर z क्यूब है लेकिन एक z मैंने कॉमन ले लिया है तो z स्क्वायर। तो अगर आपको संख्याएं देख के सीधे सीधे भी समझ में आ जाए कि दोनों का ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 चौक 16 होता है और ये भी 4 का एक गुणनफल है, 4 पंचे 20, तो मैंने एक 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पर एक z है और यहाँ पर 3 z आपस में गुणा हो रहे हैं तो मैं एक z भी कॉमन ले सकती हूँ। और जब मैं 4 z कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर में बचता है माइनस, ये नेगेटिव टर्म है तो माइनस 4 चौक 16 मतलब कि एक 4 बचेगा, ये 4 और ये 4 को गुणा करने से आपको 16 मिल जाएगा। फिर 4 पंचे 20 होता है तो यहाँ पर एक 5 बचेगा और एक z मैंने कॉमन ले लिया था मतलब उसे अभी यहाँ पर सिर्फ 2 z ही गुणनफल के रूप में बचेंगे। तो इसके गुणनखंड होंगे 4z मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस 5z स्क्वायर। ठीक है, यदि आप चाहें तो आप इसे प्राइम फैक्टराइज करके जैसे हमने ये 3 प्रश्न हल किए हैं वैसे भी इसको हल कर सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है उसमें है 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ इन दोनों संख्याओं से आप 10 को कॉमन ले सकते हैं। 10 दूनी 20 होता है और 10 तिया 30 होता है तो मैंने यहाँ पर एक 10 कॉमन ले लिया और उसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 l है और यहाँ पर एक l है, मतलब आप इन दोनों टर्म से एक l को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक m है और यहाँ पर एक m है, मतलब कि आप इन दोनों टर्म से एक m को भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैं 10lm कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा 10 दूनी 20 मतलब 2 और इन 2l में से मैंने एक l कॉमन ले लिया है मतलब कि 2l हमारे पास बचेगा। इस 2l को जब हम 10lm में गुणा करते हैं तो हमें ये वाली फर्स्ट टर्म जो है वो मिल जाती है और फिर यहाँ से प्लस और 10 में 3 को गुणा करने से हमें 30 मिलेगा तो 30 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 10 और 10 हमने कॉमन ले लिया है मतलब यहाँ पर बचेगा एक 3। a हमने कॉमन नहीं लिया है मतलब एक a भी बचेगा। lm हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। 10 lm को जब हम 3a के साथ गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 तिया 30 alm। ठीक है, तो इन दोनों के कॉमन गुणनखंड जो है वो है 10lm जिसे हमने कॉमन ले लिया है और फिर अंदर जो बचा वो है 2l यहाँ से और 3a यहाँ से। इसकी खास बात क्या है कि जब आप इसे अंदर गुणा करेंगे तो आपको ये व्यंजक ऐसा कैसा मिल जाएगा। तो इसके गुणनखंड हुए 10lm गुणा 2l प्लस 3a। और अगला प्रश्न यानी छठवां प्रश्न जो है वो है 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। तो जब आप दोनों टर्म्स को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 5 है और 5 तिया 15 होता है मतलब कि आप 5 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही जगह पर दी हुई संख्याओं का एक गुणनखंड है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर 2x गुणा हो रहे हैं, यहाँ पर 1x गुणा हो रहा है तो आप एक x को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक y है और यहाँ पर 2y गुणा हो रहे हैं मतलब आप एक y को कॉमन ले सकते हैं। जब आप 5xy को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको ये वाला एक x बचेगा क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ एक x को कॉमन लिया है और 5xy को जब आप x के साथ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 5x स्क्वायर y। फिर ये ऋण का चिन्ह आएगा, 5 तिया 15 3 होगा, एक x है, एक x हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर हमें x नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2y है जो आपस में गुणा हो रहे हैं जिनमें से एक y को हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर हमारे पास एक y बचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है या 7वां प्रश्न है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो इस 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना a माइनस 15b स्क्वायर को 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना b क्योंकि b स्क्वायर है और 20c स्क्वायर को आप लिख सकते हैं प्लस 20 हुआ 2 गुना 5 और c स्क्वायर हुआ गुना c। और यहाँ पर आप देखें तो ये 5 जो है वो सभी जगह कॉमन गुणनखंड है तो इस 5 को आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से अंदर बचेगा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 c गुना c मतलब c स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे 7वें प्रश्न का उत्तर हुआ 5 गुना 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। और जब हम 8वां प्रश्न देखते हैं तो ये है -4a स्क्वायर प्लस
4ab माइनस 4ca। तो यहाँ से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं और तीनों ही जगह a भी है, मतलब हम a भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से बच जाएगा माइनस a, यहाँ बचेगा प्लस b और यहाँ से बचेगा माइनस c। तो 8वें प्रश्न का उत्तर हुआ 4a मल्टीप्लाइड बाय माइनस a प्लस b माइनस c। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक x जो है वो सब जगह कॉमन है, तो x, एक y भी सब जगह कॉमन है और एक z भी सब जगह कॉमन है। तो हम जब x, y, z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक x, यहाँ से बचेगा एक y तो प्लस y और यहाँ से बचेगा एक z तो प्लस z। ये इसके गुणनखंड होंगे। और जब हम 10वें प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर एक x और एक y तीनों ही टर्म्स में कॉमन है। तो x, y जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास बचेगा a और एक x मतलब ax प्लस b और एक y by प्लस c और एक z तो cz। तो 10वें प्रश्न के गुणनखंड हुए xy गुणा ax प्लस by प्लस cz। तो ये हुआ दूसरा प्रश्न। और इसके बाद अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 लेंगे, जिसमें हम ये जो कॉमन लेने की प्रक्रिया है या रीग्रुपिंग या समूहन की जो प्रक्रिया है उसे हम 2 बार करेंगे। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी 2 टर्म्स या 3 टर्म्स में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हमें देख के सोचना होगा और समझना होगा और पहचानना होगा और फिर हम कॉमन लेके उन टर्म्स को, उन व्यंजकों को उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।